साहित्य में एक स्थापित बात है, साहित्य में भी, मैं भी साहित्य का एक सामान्य विद्यार्थी रहा, हिंदी साहित्य में पीएचडी करने के दौरान जो साहित्य पढ़ा या साहित्यिक दुनिया से बाहर जो साहित्य पढ़ा, तो साहित्य के बारे में एक स्थापित बात है कि साहित्य का मूल तत्व उसका कंटेंट होता है, उसकी अंतर्वस्तु होती है, उसकी मूल बात होती है। तो मूल बात क्या कही गई है, किन मूल्यों की स्थापना की गई है, किन विचारों की स्थापना की गई है, किन आदर्शों की स्थापना की गई है, समाज व्यवस्था के रूप में क्या आदर्श है, व्यक्ति के रूप में क्या आदर्श स्थापित किया गया है, व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों के रूप में क्या आदर्श स्थापित किया गया है, उन्हें किन आदर्शों की स्थापना है, किन मूल्यों की स्थापना है, किस सामाजिक व्यवस्था की स्थापना है। तो अगर कोई कृति अपने आदर्श में, जैसे अपने आदर्श में प्रतिक्रियावादी है, जो मूल्य स्थापित करती है उसमें प्रतिक्रियावादी है, जो व्यक्ति व्यक्ति के संबंध स्थापित करती है उसमें प्रतिक्रियावादी है, स्त्री पुरुष के जो संबंध स्थापित करती है, शूद्र और ब्राह्मण के बीच जो संबंध स्थापित करती है, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच जो संबंध स्थापित करती है, उस सब में प्रतिक्रियावादी है। तो कैसे वो कृति साहित्यिक तौर पर एक उत्कृष्ट साहित्य है। अब मैं यहां एक उपमा दे रहा हूं, बहुत खराब उपमा है कि कचरा, बल्कि मैं कहना चाहता हूं गू। क्या गू को दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। कचरे को जिसे कूड़ेदान में फेंका जाना चाहिए, उसको अगर सोने का वर्क लगा करके बहुत ऊपर उसमें सोने का वर्क लगा दिया, जो पन्नी लगाई जाती है, तो क्या कोई उससे खाएगा? क्या कोई इसे ग्रहण करेगा? क्या कोई उसे अरे अच्छी चीज मानेगा? जिसके बार बार एक कहा कि विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी सोने का घड़ा हो और उसमें जहर भरा हो, तो क्या वो घड़ा, वो जहर जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा? तो मैं यहां एक स्पष्ट कर दूं कि मेरी दृष्टि में रामचरितमानस कोई उत्कृष्ट साहित्य भी नहीं है। वह एक प्रतिक्रियावादी साहित्य है और मुक्तिबोध की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो वो वर्णाश्रम धर्म के, तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से, थोड़ा शब्दों में तब्दीली हो सकती है, तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म के विजय की घोषणा की है। अब ये विजय क्या, हार कैसे हो रही थी? तुलसी के पहले पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में पैदा हुए जो संत थे, कोई 100 वर्ष पहले, कोई 150 वर्ष पहले, कोई 200 वर्ष पहले, कोई 300 वर्ष पहले, वो संत ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को, वेदों की श्रेष्ठता को, ब्राह्मण धर्म के कुल मूल आधार है, जैसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता वर्ण व्यवस्था का एक मूल आधार है, वर्णाश्रम धर्म का मूल आधार है। तो कबीर ने, रैदास ने, पीपा ने, धन्ना ने, अपने तरीके से नानक ने, लेकिन कम से कम हमारे सामने हम लोग रैदास को और कबीर को पढ़े। कबीर तुलसी से काफी पहले उन्होंने इस बात की ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी थी। कबीर की पंक्ति दर पंक्तियां आप लोग पढ़ते होंगे जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती है। रैदास की पंक्ति दर पंक्तियां ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती देती हैं, वर्णाश्रम धर्म को चुनौती देती हैं, वेदों को चुनौती देती हैं।
यानी वेद, ब्राह्मण, वर्णाश्रम व्यवस्था और शास्त्र, इस सबको चुनौती देते हैं। तो एक तरह से जो वर्ण धर्म को चुनौती मिल रही थी और टूट भी रहा था, खुद तुलसी ने जो कलयुग में वर्णन किया है कि कलयुग आ गया है, उसे साफ साफ लगता है कि उस जमाने में शूद्र, दलित का एक हिस्सा काफी आजाद हो गया था, ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा था। अभी मैं उनके चौपाइयों और दोहों से बात रखूंगा। उनके वर्णाश्रम धर्म को चुनौती दे रहा था, उनसे बराबरी पर बात कर रहा था। महिलाएं भी बराबरी पर पुरुषों के बातें कर रही थी, पुरुषों के प्रभुत्व को चुनौती दे रही थी। यानी एक स्थिति। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये स्थिति कैसे बनी थी। देखिए, जब भी भारतीय इतिहास के दो काल स्पष्ट हैं, एक अंग्रेजों के आने और एक मुसलमानों के आने। जो मुसलमान पहले आक्रमणकारी के रूप में आए थे, यहीं बस गए थे, और जो अंग्रेज आए और चले गए। जब भी, मैं केवल मध्य काल और आधुनिक काल की बात कर रहा हूं, अभी प्राचीन काल में नहीं जा रहा हूं। जब यहाँ मुसलमान आए, जब सल्तनत काल की स्थापना हुई, तो राजनीतिक तौर पर हिंदुओं के प्रभुत्व को उत्तर भारत में एक बहुत ही निर्णायक चुनौती मिली। सामाजिक तौर पर भी वर्ण व्यवस्था के बंधन ढीले पड़े, क्योंकि शहरों का विकास हुआ। और यह भी लगता इन्हें तथ्य है कि जो पिछड़ी जातियों के खास करके शिल्पकार थे, देखिए रैदास भी एक शिल्पकार है, भले ही दलित हैं, जूते का, मोची का उनका कारोबार है। कबीर भी एक शिल्पकार है। धन्ना, जहां तक मैं समझता हूं, याद आ रहा है, नाई हैं, वो भी एक शिल्पकार हैं। यानी जो शिल्पकार हैं, शहरों के विकास के चलते और मुसलमानों के आने के चलते शुरुआती दौर में जो राजनीतिक प्रभुत्व टूटा, जो हिंदू राजा महाराजाओं का जो सामंत काल में बना था 1800-900 के आसपास, जो टूटा, और जो इस प्रक्रिया में सामाजिक प्रभुत्व भी कमजोर हुआ, और इसी प्रक्रिया में जो आर्थिक तौर पर शहर बने और नए नए तरह के फिर से कारोबार का विकास हुआ, इसका काफी इतिहास में वर्णन है। इसमें जो पिछड़ी जातियां और दलित जातियों के शिल्पकार थे, कारीगर थे, वो शहरों में आए, या जो शहरों में पहले से रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो एक नए किस्म की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति पैदा हुई, जिसकी अभिव्यक्ति कबीर की वाणी में, रैदास की वाणी में, पीपा की वाणी में, धन्ना की वाणी में, और बहुत सारे संत हैं, उनकी वाणी में होती है। जैसे अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने से पहले कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी ज्योतिराव फूले की, क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़े हैं, क्योंकि पढ़ने का हक ही नहीं था। अंग्रेजों के आने से पहले आप अंबेडकर की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों से आने पहले उत्तर भारत के अछूतानंद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना, कोई अंग्रेज, ज्यादातर मिलिट्री कंटोनमेंट में पढ़े हुए लोग हैं, क्योंकि उस समय भी प्रभुत्व टूटा था। यह अलग दिगर बात है कि जब मुगल सल्तनत यहां अच्छे से स्थापित हो गई, मुसलमानों का शासन, खास करके मुगल सल्तनत स्थापित हो गई, और जिसे अकबर का समय कहते हैं, तो जब अकबर का काल आता है, तो जिसे बड़ा अच्छा काल इतिहासकारों ने बताया, कुछ नहीं है, फिर से जो संघर्षरत हिंदुओं का अपर कास्ट और नए शासक वर्गों का संघर्ष था, वो खत्म हो गया और उनमें मेल हो गया।